मुझे चंद महीने हुए थे इस अपार्टमेंट में आए हुए, और ये अपार्टमेंट डिफेंस में बनने वाला एक शानदार अपार्टमेंट था जो कि 15 मंजिला था। यह अपार्टमेंट बस देखने में ही अपार्टमेंट था, लेकिन इसके फ्लैट अंदर से किसी बंगले के से कम ना थे। मैं यहाँ एक नवीजवात के बच्चे को पढ़ाने जाती थी, क्योंकि ये डिफेंस का बेहतरीन इलाका था और इमारत भी बहुत शानदार थी। वहाँ रहने वाले तकरीबन लोग अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उस बच्चे की महीने फ़ीस मैंने उसकी वालिदा से 25,000 मांगी थी, और मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही फ़ीस बता दी। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसकी वालिदा ने कोई भी एतराज़ नहीं किया, फ़ौरन हामी भर ली। मैं तो हैरत से उस औरत को देखने लगी। मैंने इंग्लिश में एमए किया था और वह बच्चा ओ लेवल का स्टूडेंट था, लेकिन पढ़ाई में अच्छा ना था। मैं नाज़माबाद के एक पसमानदा से इलाके में रहती थी। वहाँ से डिफेंस जाते हुए मुझे 2 बसें बदलनी पड़ती थी। मेरी कोशिश तो यही थी कि इसी अपार्टमेंट में मुझे 2-3 ट्यूशन और भी मिल जाएं, ताकि मेरे घर के हालात कुछ बेहतर हो सके। ये ट्यूशन भी मेरी एक दोस्त ने मुझे लगवा कर दिया था। वह उसी बच्चे के स्कूल की टीचर थी जहाँ मैं बच्चा पढ़ाता था। मैं तो अपनी दोस्त का जितना भी शुक्रिया अदा करती उतना कम था। हालांकि मेरा तालीमी रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे पास सिफारिश ना थी, इसलिए मुझे किसी भी अच्छे स्कूल में टीचिंग की नौकरी नहीं मिली। सुबह के वक्त मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचिंग करती थी, जिससे बेमुश्किल मुझे वहाँ से 25,000 तनख्वाह मिलती थी। मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं थे और मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटे मेरे 2 भाई थे जो कि स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी थी। कुछ अब्बा की 2 दुकानों से किराया आ जाता था, और मेरी वालिदा भी सिलाई जानती थी, इसलिए मोहल्ले की औरतें उनसे कपड़े सिलवाती थी। बस यूं ही मेहनत करके हम अपना घर चलाते थे। मैं बेहद खूबसूरत थी, इसलिए मामूली से कपड़ों में भी अपने हुस्न की वजह से मैं सबसे मुनफरिद नज़र आती थी। मैं शाम के वक्त उस लड़के को पढ़ाने जाती थी। वैसे तो 2 महीने से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन चंद दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात पेश आने लगे। मैं जब भी लिफ्ट में जाती तो वहाँ पहले से 3-4 नौजवान मौजूद होते। शायद वे इसी अपार्टमेंट के रिहायशी थे, लेकिन इंतहा दर्जे के छिछोरे किस्म के लड़के थे। कानों में सोने की बालियां पहन रखी थी, बाल कंधों तक लंबे थे। उनमें से तो 2 ने बाकायदा अपने बालों की पोनी बांध रखी थी, और एक ने चुटिया बना रखी थी, और चौथे ने तो अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ रखा था। चारों फैशन के नाम पर फटी हुई पैंट पहने, बेढंगी सी टी शर्ट पहने, वे शायद खुद को किसी फिल्म का हीरो समझते थे। लेकिन मुझे तो उनके अंदर वाहियात के सिवा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जब भी मैं लिफ्ट में बैठती और लिफ्ट बंद होती, वे लड़के बारी बारी इंडियन बेहुदा गाने गाने लगते, जिन्हें सुनकर मेरी नज़रें ज़मीन पर गड़ जाती। मेरे कानों की लो तक सुर्ख हो जाती। मेरी कोशिश होती कि जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं और ये लिफ्ट खुल जाए। मेरे लिए हैरान कुन बात यह थी कि जब भी मैं लिफ्ट में सवार होने लगती, वो चारों नौजवान पहले से ही उस लिफ्ट के अंदर मौजूद होते। अगर 1-2 बार ऐसा होता तो मैं इसे महज इत्तेफाक समझती, लेकिन पिछले चंद दिनों से तो ये रोज़ाना होने लगा था। जिस मंजिल पर मैं उस बच्चे को पढ़ाने जाती थी, वे 8वीं मंजिल थी, इसलिए पैदल सीढ़ियाँ चढ़कर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आज भी जब मैं लिफ्ट में सवार हुई तो उनमें से एक लड़का मेरे बराबर में आकर खड़ा हो गया और एक इंडियन गाना गुनगुनाने लगा। मैंने उसे घूर कर देखा तो मुस्कुराने लगा, फिर गाना गाने लगा, ऐसा ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूँगा, तुमको मैं चुरा लूँगा, तुमसे दिल में बसा लूँगा। गाना गाते हुए पूरी पूरी अदाकारी कर रहा था, और पीछे खड़े 3 नौजवान ये सब देखकर हंस रहे थे। मैं न जाने कैसे अपना गुस्सा ज़ब्त किए खड़ी थी, क्योंकि उस वक्त मैं उस लिफ्ट में अकेली लड़की थी। उस लड़के की सुरता ख़त्म हुई तो मैंने पीछे खड़े दूसरे नौजवान ने एक और बेहुदा गाना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से लिफ्ट के दरवाजे के करीब आ गई। मैं नौजवान 21-22 साल थे, मेरी ही हम-उम्र थे, लेकिन इंतहा बेशर्म और बदतमीज़ थे। मैंने अपने मतलू फ्लोर के बटन को दोबारा से 2-3 बार प्रेस करने लगी। हालांकि वे पहले से ही प्रेस था, मेरा बस नहीं चल रहा था कि लिफ्ट किसी भी फ्लोर पर रुककर खुल जाए और मैं वहां से बाहर निकल जाऊं। मेरी इस हरकत को देखकर वे लड़के कह कह कर हंसने लगे। उनमें से कहने लगा, बस भी कर दो यार, बच्ची को डर लग रहा होगा। दूसरा बोला, अगर खूबसूरत लड़की लिफ्ट में साथ हो तो एक ख्वाहिश दिल में जागती है कि काश लिफ्ट बंद ही रहे और कभी ना खुले। तीसरा कहने लगा, हम तुम एक लिफ्ट में बंद हो, चाबी खो जाए। मेरा ज़ब्त शायद यहीं तक था। मैंने पलट कर देखा और उस लड़के के मुंह पर खींच कर थप्पड़ दे मारा जो ये गाना गा रहा था। थप्पड़ की आवाज़ उस पूरी लिफ्ट में गूंजी। चारों के चारों लड़के सुमसान
शाम हक्का बक्का मुझे देखने लगे। मैंने कहा ज़्यादा शौक है गाना सुनाने का तो घर जाकर अपनी बहन को सुनाओ, दिल बहल जाएगा उसका। खबरदार जो आइंदा मेरी मौजूदगी में ऐसी बेहूदी किस्म की हरकतें तुम लोगों ने की, मैं तुम लोगों की कंप्लेन कर दूंगी। मेरा ये कहना था कि मेरा मतलूब फ्लोर आ चुका था। मैं लिफ्ट से बाहर निकल गई। आज तो उस बच्चे को पढ़ाना भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मेरा जहन उन चारों लड़कों की जानिब ही मबस था। जैसे तैसे मैंने 2 घंटे उसे पढ़ाया। जब वापस आने लगी तो लिफ्ट के अंदर वो नौजवान पहले से मौजूद था जिसको मैंने थप्पड़ मारा था। बाकी के 3 गायब थे। वे गुस्से से मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी मेरी उंगलियों की छाप मौजूद थी। मेरा दिल ना जाने क्यों अनजाने से अंदेश में गिरने लगा। मैंने एक कदम लिफ्ट के अंदर रखा, लेकिन फिर फ़ौरन ही बाहर निकाल दिया और लिफ्ट बंद होने का इंतज़ार करने लगी ताकि वह शख्स पहले उतर जाए। इससे पहले कि लिफ्ट बंद होती, उस लड़के ने लिफ्ट का बटन दोबारा से प्रेस किया। लिफ्ट दोबारा से खुल गई। फिर मुझसे कहने लगा, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जिस लहजे में उसने मुझसे यह कहा था, मेरा दिल तो पूरी तरह से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि सीढ़ियों से चले जाना बेहतर है। मैं उस शख्स से बात नहीं करना चाहती थी। मैं फ़ौरन से पलटकर सीढ़ियों की जानिब चली गई, लेकिन वह नौजवान मेरे पीछे ही आने लगा। मेरा दिल खौफज़दा सा होने लगा, इसलिए मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगी। वह मुझे पीछे से पुकार रहा था, कह रहा था, एक बार मेरी बात तो सुन लो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वह मेरे पीछे ही आ रहा था। मैं तमाम सीढ़ियाँ उतरकर उस अपार्टमेंट की लॉबी में आ गई। वहाँ पर उसी अपार्टमेंट के इंतज़ाम का एक नौजवान खड़ा था। उसके साथ एक गार्ड भी खड़ा था। वह नौजवान उस गार्ड से बात कर रहा था। जब मैं तेज़ी से उसके पास आई, मैंने उस गार्ड को कहा, ये नौजवान मुझे परेशान कर रहा है। ये सुना था कि वो गार्ड उस नौजवान को घूरने लगा, कहने लगा, क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें शर्म नहीं आती। वह नौजवान उस गार्ड के पास आकर खड़ा हो गया और अपनी दोनों जेबों में हाथ डालकर कहने लगा, अपने काम से काम रखो समझे, वरना तुम्हारी औकात तुम्हें याद दिला दूंगा। तुम जानते नहीं हो मैं किसका बेटा हूँ। दूसरा नौजवान जो उस अपार्टमेंट के निज़ाम को देखता था, उस बदतमीज़ नौजवान से कहने लगा कि देखें, यहाँ पर शांति कायम रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप जिसके भी बेटे हैं, लेकिन अगर आप कोई भी गैर अखलाकी हरकत करेंगे तो आपके वालिद तक आपकी शिकायत जाएगी। लिहाजा दोबारा इस लड़की को परेशान करने की कोशिश मत कीजिएगा। उस नौजवान की बात सुनकर वह लड़का मुझे घूरते हुए वहाँ से वापस चला गया। मुझे सुख का सांस लिया। वह नौजवान मुझसे पूछने लगा कि आपको क्या शिकायत है, आप मुझे बताएं ताकि हम आपकी शिकायत को दूर कर सकें। मैंने कहा कि 3-4 नौजवान हैं जो लिफ्ट में आते जाते मुझे परेशान करते हैं। वे कहने लगा, ठीक है, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। अगले रोज़ जब मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई तो लिफ्ट बिल्कुल खाली थी, उसमें कोई भी नौजवान मौजूद नहीं था। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। लेकिन जैसे ही मैं उस बच्चे के घर में दाखिल हुई तो सामने के सोफ़े पर वह नौजवान बैठा था और वह लड़का उस नौजवान से बातें कर रहा था। उसकी वालिदा भी वहीं बैठी थी। मैं अंदर दाखिल हुई। वह नौजवान मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए देखने लगा, जैसे मुझ पर यह जता रहा हो कि वह कहीं भी आ सकता है। मैंने अपनी नज़रें झुकाई, लाउंज में ही बैठ गई, क्योंकि मैं उस बच्चे को वहीं पढ़ाती थी। उसकी वालिदा कहने लगी कि यासिर, ऐसा करो, तुम अभी जाओ, क्योंकि अहमद अभी पढ़ेगा, लेकिन शाम को ज़रूर आना, तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई है। वह कहने लगा, जी आंटी, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा, बल्कि अब तो आता जाता रहूँगा। ये कहकर वह बाहर चला गया, लेकिन मैं ज़रूर परेशान हो गई थी। एक बार तो मेरा जी चाहा कि मैं ये नौकरी ही छोड़ दूँ। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़के को देखकर अजीब अजीब से वसवसे आने लगे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफ़रत थी। तो मैंने ऐसा कुछ भी ज़ाहिर नहीं करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे इस लड़के से खौफ आने लगा था। मेरी मजबूरी पैसा था जो मुझे उस ट्यूशन से अच्छे खासा मिल रहा था, और अब तो आहत बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ने लगा था। उसकी वालिदा मुझसे खुश थी। कहने लगी, मैंने बहुत सी ट्यूशन आहत के बदल के देख लिए, लेकिन मेरा बेटा तो डफ़र का डफ़र ही था। लेकिन तुम वाकई बहुत अच्छी तरह से इसे पढ़ाती हो, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हो। अब तो इसकी स्कूल की टीचर्स भी इसकी तारीफ़ करने लगे हैं। मैं गायब दिमागी से उस खातून की बातें सुन रही थी। मेरे जहन में तो उस नौजवान की आंखें घूम रही थी, जिसमें मेरे लिए ना जाने कौन कौन से जज्बात थे। वापसी पर जब मैं लिफ्ट में सवार हुई तब अकेली थी, लेकिन अभी एक फ्लोरी लिफ्ट चली थी कि नीचे वाले फ्लोर पर जाकर लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वही 4 नौजवान लिफ्ट के अंदर सवार हो गए। इससे पहले कि मैं लिफ्ट से बाहर निकलती, उस नौजवान ने मुझे बाजू से पकड़ लिया। मैं उसे बाजू से छुड़वाने लगी। इसे असना में लिफ्ट बंद हो गई। मैंने उस लड़के से कहा कि ये क्या बदतमीज़ी है, मेरा बाजू छोड़ो। कहने लगा, बदतमीज़ी का जवाब तो तुम्हें दूंगा। आज मैं बहुत शौक है तुम्हें थप्पड़ मारने का और फिर मेरी शिकायत लगाने का। अब देखो, मैं तुम्हारी
تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ جب لفٹ کی لائٹ بند ہوئی اور ایک سائرن سا بجنے لگا۔ شاید پوری بلڈنگ کی لائٹ بند ہو چکی تھی اور لفٹ بغیر لائٹ کے چل نہیں سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر میں سانس لینا بھول گئی۔ مجھے لگا کہ کچھ دیر میں یہاں کے جنریٹر چل پڑیں گے، لفٹ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان چاروں میں سے ایک نے اپنی جیب میں سے موبائل نکال کر اس کی ٹارچ لائٹ کھولی۔ میں نے اپنا بازو اس لڑکے کے ہاتھ سے چھڑوایا، لفٹ کے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ کھولو خدا کے لیے، کوئی لفٹ آن کرو، مجھے باہر آنا ہے۔ لیکن ابھی میں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا ہی تھا کہ دو نوجوانوں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا، لفٹ کی پیچھے والی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ایک نوجوان نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور میرے بازو پیچھے کی جانب کر کے باندھ دیے۔ دوسرے نے پیپر ٹیپ نکالی اور میرے منہ پر چپکا دی۔ وہ نوجوان جس کا نام یاسر تھا کہنے لگا، یہ لفٹ صبح سے پہلے نہیں کھلے گی اور صبح تمہاری لاش اس لفٹ سے باہر نکلے گی۔ نہ میں اپنے ہاتھ کھول پا رہی تھی اور نہ ہی اپنے منہ سے اس ٹیپ کو اتار سکتی تھی۔ جو میرے ساتھ اس لفٹ میں ہوا وہ کچھ ناممکن اور انہونی بات نہ تھی۔ عورتوں کے ساتھ سیکسول ہراسمنٹ میں ایسا مرد رویہ اختیار کرتے ہیں، اگر وہ احتجاج کرے تو اس کے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اپنے ساتھ کی جانے والی بدتمیزی پر مارے گئے تھپڑ کا مجھ سے یہ بدلہ لیا جائے گا تو شاید میں اس وقت ان کی یہ بدتمیزی کو برداشت کر لیتی، لیکن میرا جائز احتجاج پر وہ میری زندگی برباد کر چکے تھے۔ میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک گورنمنٹ ہاسپٹل کے وارڈ میں لیٹی ہوئی تھی۔ میرے پاس دو پولیس بھی کھڑے ہوئے تھے اور ایک انسپکٹر بھی، میری ڈاکٹر بھی تھی اور میری والدہ بھی وہیں روئے جا رہی تھی۔ انسپکٹر کہنے لگا، بی بی جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے، اگر تمہیں کسی پر شک ہے تو تم FIR کٹوا سکتی ہو۔ بڑا ہی سخت لہجے میں اس انسپکٹر نے مجھ سے کہا۔ میں بالکل گمسم ایک احتجاج کا نتیجہ میں دیکھ چکی تھی۔ جب اس شخص نے مجھے بالکل خاموش دیکھا تو کہنے لگا، دیکھو اگر تم چپ رہو گی تو پھر ہم اس کیس کو یہیں پر ختم کر دیں گے، پھر شکایت مت کرنا۔ فائل ایک بار بند ہو گئی تو دوبارہ نہیں کھلے گی۔ اچانک مجھے جانے کیا سوجا، میں نے سب کچھ بتا دیا۔ میرا دل میں ان چاروں کے لیے بے تحاشا نفرت تھی۔ میں نے کہا، میں ان کو پھانسی کے تختے پر چڑھانا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنا بیان لکھوا دیا، لیکن وہ پولیس آفیسر میری بات سن کر کہنے لگا، دیکھو بی بی، تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے اس اپارٹمنٹ میں رہنے والے رہائشی کون ہیں۔ ارے وہ عام لوگ نہیں ہیں، کوئی بریگیڈیئر کا بیٹا ہے، کوئی وکیل کا بیٹا ہے، کوئی بزنس مین کا بیٹا ہے۔ وہاں پر عام طبقے کے لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے، اس لیے میری مانو، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی کمین سے اپنی آنکھیں دبائی۔ چہرے پر آنے والی مسکراہٹ بھی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی خباثت اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ میری والدہ یہ سن کر خوفزدہ ہو گئی، کہنے لگی، ہمیں کوئی کیس نہیں کرنا۔ انسپکٹر صاحب، میں بھی اس وقت چپ ہو گئی، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ رات سوتے ہوئے میں چلانے لگتی، چیخنے لگتی تو میری والدہ اٹھ جاتی۔ میں بالکل پاگل سی ہو کر رہ گئی تھی۔ 2 ماہ تو مجھے اپنی ہوش ہی نہ رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں زندگی کی طرف آنے لگی۔ زندگی کیا تھی؟ موت سے بدتر سزا تھی، کیونکہ سارے محلے کو پتہ چل چکا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ محلے کو کیا، سب لوگوں کو معلوم تھا، لیکن سب خاموش تماشائی تھے۔ مجھے اسکول کی نوکری سے نکال دیا گیا۔ میں محلے سے گزرتی تو عورتیں اور مرد مجھے دیکھ کر دھیمے لہجے میں باتیں کرنے لگتے، مجھے نفرت اور حقارت سے دیکھنے لگتے، جیسے کہ میرا قصور ہو، حالانکہ میں بے قصور تھی۔ میں یہ جانتی تھی کہ اب کوئی بھی شخص مجھے اپنی بیوی نہیں بنائے گا، کیونکہ پورا محلہ میرے بارے میں جان چکا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی کہ ہم یہ گھر اور تمہارے ابا کی دکانیں بیچ کر دوسرے شہر چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا، میں یہ جگہ چھوڑ کر کیوں جاؤں امی؟ آپ کو لگتا ہے میرا قصور ہے؟ میری ماں کہنے لگی، میں جانتی ہوں تمہارا قصور نہیں تھا، لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں عورتوں کو ہی قصوروار سمجھا جاتا ہے، ان لڑکوں کو تو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن ہم بن موت مارے گئے۔ ہو سکتا ہے شہر بدلے تو تمہارا کوئی اچھا رشتہ آ جائے، تمہاری شادی ہو جائے، تمہارا گھر بس جائے۔ میں نے کہا، اور اگر شادی کے بعد میرے شوہر کو اس بات کا علم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آپ نے یہ سوچا ہے؟ یہ سن کر میری ماں پھر سے رونے لگی، کہنے لگی، تمہارے چھوٹے بھائی بھی محلے میں جانے سے گھبرانے لگے ہیں، لوگ ان سے عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ اس وقت میں کس تکلیف میں تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ میرے لیے کوئی بھی لو کشائی کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن میرے اندر ان نوجوانوں کے لیے بدلے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میں اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کو فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ابا کی وہ دکانیں بیچ دی جن کا کرایہ ہمیں آتا تھا، اور گھر کے گزر بسر میں کچھ آسانی ہو جاتی تھی۔ کچھ میری والدہ سلائی کرتی تھی، کچھ میں ٹیوشن پڑھاتی تھی، اسکول پڑھاتی تھی۔ ان دکانوں کو بیچ کر میں نے اپنی والدہ کو پیسے دیے اور خود میں پولیس ٹریننگ میں چلی گئی۔ ٹریننگ کے دوران جب کوئی مشکل کلاس ہو
होती तो मैं ये तसव्वुर करती कि मेरे सामने वह नौजवान है और मेरा निशाना कभी भी नहीं चूक सकता। मैंने अपने आप को पत्थर का कर लिया था। मेरे वजूद पर अब किसी भी किस्म की मुझे तकलीफ़ नहीं लगती थी। ट्रेनिंग के बाद जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की तो मैं एक अच्छी पोस्ट पर फाइज थी। 2 साल की अथक मेहनत के बाद मैंने अपने आप मनवा लिया था कि कोई भी केस जब मेरे हाथ में आता तो मैं उसे मुकम्मल किए बगैर चैन नहीं लेती थी। मेरे अफ़सर मुझसे बहुत खुश थे। एक बार मुझे एक रेप केस के लिए भेजा गया। कॉलेज की लड़की के साथ 3 नौजवानों ने ज़्यादती की थी। मैं फ़ौरन से हॉस्पिटल में उस लड़के के पास पहुंच गई। उसकी हालत देखकर मुझे अपने आप याद आने लगा। वे बेतहाशा रो रही थी। उसकी माँ और उसका बाप बेबस आंसू बहा रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर उसे वैसे ही डरा धमका रहा था जैसे कभी मुझे डराया था। ये कह रहा था कि उन लड़कों के साथ बहुत ऊँचे हैं, इसलिए अगर उन पर केस करना है तो अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि अभी तक उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सका। मैं उस इंस्पेक्टर के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसके कंधे पर ज़ोर से हाथ मारा। उसने चौंक के पलट कर मुझे देखा तो सलाम करने लगा, क्योंकि वो ओहदे में मुझसे जूनियर था। मैंने कहा, गुलाम बख्श, तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा गया है? कि तुम उसको डराओ ताकि मुजरिम सरेआम दंदनाए फिरे और फिर मजलूम की पुकार सुनने वाला कोई ना हो। वो कहने लगा, मैडम जी, आपको नहीं पता उन लड़कों की, उनकी सियासत बहुत पहुँच है उनकी। मैंने कहा, तुम मुझे कानून मत सिखाओ, समझे, FIR लिखो। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हें पूरा पूरा इंसाफ दिलवाऊंगी, लेकिन तुम मुझे उन लड़कों का हुलिया बताओ, मुझे बताओ कि वे कौन हैं। उस लड़की ने डरते डरते सारी तफसील बता दी। उसके वालिद और वालिदा बार बार यही कहते रहे कि हमें कोई केस नहीं करवाना, लेकिन मैंने अपनी तसल्ली दी कि आपको आपकी बेटी के साथ की गई ज़्यादती का पूरा पूरा इंसाफ मिलेगा। मैंने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो वही 3 नौजवान थे जिन्होंने चंद साल पहले मेरे साथ ज़्यादती की थी। उस वक्त वे 20-21 साल के लड़के थे, लेकिन इस बात को कई साल बीत चुके थे। मेरी रगों में खून बढ़ने लगा। मैंने उन तीनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक का बाप नामवर वकील था, दूसरे का बाप बिजनेसमैन था और तीसरे का बाप सियासत के किसी छोटे मोटे ओहदे पर फाइज था। जब मैंने उनको गिरेबान से खींचकर हथकड़ी लगाकर उनके साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगी तो उनके बाप कहने लगे, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दूंगा। दूसरा कहने लगा, तुम्हारी नौकरी से छुट्टी करवा दूंगा। तीसरे के भी कुछ ऐसे ही ख्यालात थे, लेकिन मैंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। जाओ, जाकर अदालत में बात करो। तुम भी यही और मैं भी यही देखते हैं इस बार जीत किसकी होती है। मेरे दिल से अब खौफ खत्म हो चुका था। मैं कमज़ोर सी लड़की नहीं रही थी, बल्कि अपनी उस कमज़ोरी को मैंने सख्त करके ताकत में बदल लिया था। मैं उन तीनों नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल में डाल चुकी थी। उनके खिलाफ FIR कट चुकी थी, इसलिए बिना अदालत के धक्के खाए वो लड़के बाहर नहीं जा सकते थे। मैंने अपने ऑफिसर से कहा कि इनका रिमांड मैं खुद लेना चाहती हूँ। ऑफिसर मेरी बात सुनकर हैरान हुए। कहने लगा, देखो, हमें ऊपर से कॉल आ रही है, हम शायद इन्हें ज़्यादा देर जेल में बंद ना रख सके। मैंने कहा कि हमारा मसला यही है, हम पुलिस वाले बड़ी मेहनत से भाग दौड़ करके अपनी रातों की नींद हराम करके लोगों को सब सुख चैन देना चाहते हैं, तो इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो यही ऊपर की कॉल आकर हमारी सारी किरे कराए पर पानी फेर देती है। वे कहने लगे, देखो, तुम्हारा काम था इन्हें गिरफ्तार करना, वे तुमने कर लिया। बस कल ही इन्हें बड़ी सी जेल में शिफ्ट करवाने के बाद तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म। मैंने कहा, जी ठीक है। अगले रोज़ शाम को पुलिस मोबाइल पर उन तीनों मुजरिमों को बिठाया गया। उनके साथ 2 पुलिस भी बिठाए गए। आगे की फ्रंट सीट पर मैं बैठी थी। मेरे साथ एक पुलिस वाला और थे जो कि पुलिस मोबाइल चला रहा था। जिस जेल में इन्हें शिफ्ट करना था वह वहाँ से काफ़ी मील दूर था, तकरीबन 2 घंटे की मुसाफलत थी और बीच में सुनसान रास्ता भी था। ऑफिसर ने कहा कि देखो, ये भागने ना पाए। मैंने कहा, बेफिक्र रहें, जब तक ये नौजवान मेरे साथ हैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये भाग सके। मेरे ऑफिसर ने मुझे वेल्डन का अंगूठा दिखाते हुए कहा कि जाओ, शाबाश, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं उस मोबाइल की फ्रंट सीट पर बैठ गई। जब सुनसान सड़क शुरू हुई तो अंधेरा शुरू हो चुका था। मैं जानती थी कि कुछ दूर जाते ही उनको बचाने के लिए इनके बापों ने किसी न किसी को भेजा होगा जो अंधाधुंध फायरिंग करेंगे और हमें मार डालेंगे। इससे पहले कि वे अपनी चाल चलते, मैंने एहलकार से कहा कि ये गाड़ी यहीं रोक दो। वह मुझे देखकर हैरान हुआ। कहने लगा, क्यों मैडम साहिबा? मैंने कहा, तुम्हें कहा है ना गाड़ी यहीं रोक दो। उसने गाड़ी रोक दी। मैं गाड़ी से नीचे उतरी, पीछे का ताला खोल दिया। दोनों पुलिस वाले मुझे देखने लगे। कहने लगे, मैडम साहिबा, आपने गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी करवा दी? मैंने उन्हें कहा, मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है। फिर मैंने कहा कि इन नौजवानों की हथकड़ियाँ खोल दो। ये सुनकर वह पुलिस वाले हथकड़ियाँ खुलवाने लगे। वे तीनों नौजवान बड़े खुश नज़र आ रहे थे कि उनके बाप ने उनके लिए कॉल करवाई है और वे यहाँ से फ़रार हो जाएंगे। जैसे ही वे गाड़ी से नीचे उतरे, मैंने कहा, भागो, जितना भाग सकते हो भागो। अगर तो तुम लोग मेरी गोली से बच सके तो तुम ज़िंदगी पालोगे, वरना एनकाउंटर में मारे जाओगे।
ये सुनकर नौजवानों की रंगत उड़ी थी, मुझे देखने लगे। मैंने कहा, इतने गौर से मत देखो, कहीं ये ना हो कि तुम लोग मुझे पहचान जाओ। मैं नहीं जानती थी कि मैं तुम लोगों को अपनी पहचान करवाऊं, लेकिन बदला तो बदला होता है। एक बार तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसी गलती का बदला लिया था जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। वे कहने लगे, क्या मतलब? हम समझे नहीं। मैंने कहा, उस अपार्टमेंट का बताया और कहा कि लिफ्ट याद है ना तुम्हें। ये सुनकर उन तीनों की रंगत बदली। फिर मैंने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। मैंने कहा, भागो। यही कहकर मैंने एक हवाई फायरिंग की। यह सुनकर वे भागने लगे। अभी वे कुछ दूर ही भागे थे कि मैंने उन तीनों को गोलियों से भून के रख दिया। ये देखकर वे तीनों पुलिस ऑफिसर हैरान हो गए। कहने लगे, मैडम साहिबा, ये आपने क्या किया? गजब कर दिया। मैंने कहा, कुछ नहीं किया। हम कहेंगे इन्होंने गाड़ी रुकवा दी थी, भागने की कोशिश कर रहे थे। इनके पास पहले से जेलों में हथियार मौजूद थे जो कि इनके बाप ने लाकर इन्हें जेल में दिए थे, और ये हम पर हमला करने लगे थे, इसलिए एनकाउंटर में मारे गए। मेरी बात सुनकर वे तीनों पुलिस वाले मुस्कुराने लगे। फिर यही खबर अखबार में भी छपी, लेकिन मुझ तक कोई भी शख्स पहुंच नहीं पाया। ये तीनों नौजवान वही थे जिन्होंने लिफ्ट में मेरे साथ ज्यादती की थी, लेकिन अब तक मुझे उस चौथे नौजवान की तलाश थी जिसे मैंने थप्पड़ मारा था, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं चाहती थी कि मुझसे भी जान से मार डालूं। उस नौजवान के बारे में मालूमात हासिल करनी शुरू की तो मालूम हुआ वह नौजवान भी एक सियासतदान का बेटा था, लेकिन एक टोंक से वह अपाहिज हो चुका था। ज़्यादातर वक्त दरबारों में जाकर गुजारता था। ये सुनकर मुझे कुछ सुकून सा मिल रहा था कि उस शख्स ने बदला मेरा अल्लाह ले चुका था। एक बार मैं एक दरबार पर ड्यूटी निभाने गई तो मेरी नज़र उसी नौजवान पर पड़ी। वह अपनी व्हील चेयर पर बैठा गरीब लोगों को खाना तकसीम कर रहा था। उसके बाद नमाज का वक्त हो गया था। उसी दरबार के अहाते में मस्जिद का एक हिस्सा भी बना हुआ था। लोग वहाँ पर नमाज पढ़ने लगे। वे शख्स अपनी व्हील चेयर पर नमाज पढ़ते हुए जब दुआ करने लगा तो फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए वह ये दुआ कर रहा था कि मैं उस रात बहक गया था। हालांकि मैं बुरा नौजवान नहीं था, मैंने पहले कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की थी, लेकिन गुस्से में आकर मैंने उसके साथ ज्यादती कर दी और उसके चंद दिन बाद ही एक कार हादसे में अपाहिज हो गया। मैंने उस लड़की को बहुत ढूंढा ताकि उससे माफ़ी मांग सकूं, क्योंकि मैं जान सकता हूं कि वे किस तकलीफ़ से गुजरी होगी। और पिछले 7 सालों में मैं रो रो कर माफ़ी मांग रहा हूं, लेकिन इस वाक़े ने मेरा सुख चैन बर्बाद करके रख दिया है। मैं रातों को सो नहीं सकता। उस लड़की के आंसू, उसका रोता हुआ चेहरा मुझे दिखाई देने लगता है। उसकी बेबस आंखों ने मेरी चैन, मेरी नींद, मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। काश वे मुझे माफ़ कर दे तो मेरे लिए मरना आसान हो जाए। मैं पीछे खड़ी उस शख्स की बातें सुन रही थी। मेरा दिल मुतमईन हो चुका था। मैंने आसमान की तरफ एक नज़र देखा और मुस्कुराने लगी। इस शख्स की सज़ा यही होनी चाहिए थी कि ये पल पल मरता रहे। मुझे उस शख्स पर उस वक्त बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था, क्योंकि उस वक्त लिफ्ट में उस शख्स को मेरे हाल पर तरस नहीं आया था। और बेशक खुदा बेहतरीन बदला लेने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।